हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटिटी क्लासेस। आई नो कि हम सबसे लेट हैं जो XGMT स्लॉट 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं व्हिच हैपेंड लास्ट संडे। इट हैज बीन अ वीक सिंस देन। मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि सर आप इसके सॉल्यूशंस पे भेजिए। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ क्वांट, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन और हाइट एंड डिस्टेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि आप इस 20 क्वेश्चन के सिनेरियो में 10 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका बेसिक्स ठीक है। अगर बेसिक्स ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। XGMT को लेकर के मार्केट में इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है जितना कैट और जैट को लेकर नहीं रहती। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल कि वो सारे बच्चे जिन्होंने कैट, जैट, एनमैट या जीमैट में सही से परफॉर्म नहीं किया है, उनके लास्ट ऑप्शन XGMT ही बच जाता है अगर उन्हें XIM में जाना है। तो बच्चों, एक रूल याद रखो, हमने क्लासेस में क्या पढ़ाया, यूट्यूब चैनल में क्या बता रहे नहीं पता। अगर कोई बुक आपके पास है अरुण शर्मा है, निशीत सिन्हा है, IMS का मटेरियल है, CL का है, टाइम का है, एक बात साफ जाहिर है कि अगर हर एक टॉपिक से बेसिक्स के 25 से 30 क्वेश्चन लगाएं तो XGMT के क्वांट सेक्शन में हम कामयाब हो जाएंगे। टॉपिक, हर एक टॉपिक, वो इतनी वैरायटी से क्वेश्चन दे रहे हैं। कहीं हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है, तो कभी नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है, कहीं डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन भी है, कहीं नंबर ऑफ जीरोस का भी क्वेश्चन है। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन को मैंने मिस्टर घोष लिख दिया है, बट क्या ये क्वेश्चन हम बचपन से नहीं देखते आ रहे हैं TSD के दुनिया में? ठीक है, तो जब आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, then you reach the destination at 1 p.m. and when you increase your speed by 50%, तब आप पहुंचते हो 11 AM में, यानी आपको 2 घंटे जल्दी पहुंच जाते हो। आप स्टार्ट कब कर रहे हो पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं आप कब स्टार्ट कर रहे हो। तो 10 और 15 का रेशियो जो होगा स्पीड का, दैट इज 2:3। ये आपका स्पीड का रेशियो है। जब ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा, यानी पहले का टाइम 3t, अब का टाइम 2t। डिफरेंस जो है वो t है, एंड दैट t इज गिवन एज 2 आवर्स। यानी पहले लगते थे 3t, 3 into 2 दैट इज 6 आवर्स, और अब लगते हैं 2 into 2 दैट इज 4 आवर्स। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। यानी जब आप 1 बजे पहुंच रहे हैं तो आपको 6 घंटे लगे, और जब आप 11 बजे पहुंच रहे हैं तो आपको 4 घंटे लगे हैं, या आप मॉर्निंग में 7 बजे यानी 7 AM घर से निकलते हो। अब आपको पहुंचना है आफ्टरनून यानी नून में, नॉट आफ्टरनून, नून में, यानी 12 नून को आपको पहुंचना है। सो बेसिकली आपको वक्त मिलेगा केवल 5 घंटे का। 5 घंटे में आपको जर्नी कंप्लीट करनी है। टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से निकल जाएगा, 10 आवर्स की स्पीड से यू आर टेकिंग 6 आवर्स, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यू आर टेकिंग 4 आवर्स। सो डिस्टेंस इज 10 into 6, 10 into 6 कितना होता है भैया? 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस इज 15 into 4, वो कितना होता है भैया? 60 किलोमीटर, करेक्ट है। यानी आपका डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब आपको 5 घंटे का वक्त मिल रहा है। अगर आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, यू विल ट्रेवल द डिस्टेंस इन 5 आवर्स, और एंड यू विल रीच इन द आफ्टरनून। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं। दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। ठीक है, आपको अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल में यही मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए, इसी मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन जब मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा तो मैंने ऐसे लिख दिया 42/50 into 20,000। ठीक है, तो वो बिल्कुल घबरा सा गए कि सर इतना छोटा सा आंसर है। मैंने कहा जी हाँ भैया, इतना छोटा सा आंसर है, आप जबरदस्ती तो मुझे पैसे तो मिले नहीं कि मैं इस आंसर को बड़ा कर दूं, सोल्यूशन को बड़ा कर दूं। दिस इज योर आंसर। ना इस क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 42 व्हील्स ट्रक में लगे हुए हैं, 8 स्पेयर व्हील्स है। अगर सिर्फ 42 व्हील्स वर्किंग होता, ठीक है, डिस्टेंस कितना तय कर रहे हो आप? 20,000 किलोमीटर। बच्चों, हर एक व्हील तय कर रहा है 20,000 किलोमीटर, हर एक व्हील। मान लो घर का कोई काम है जिसे 42 आदमियों ने मिलकर करना है, करेक्ट है। घर में किसी बच्ची की शादी है, घर के मेंबर्स 42 हैं, उन्हें पता है सारे काम इन्हें ही करने हैं। अगर सबके काम बराबर बराबर बांट दो, है ना, तो टोटल वर्क विल बी अ मल्टीपल ऑफ 42। सबका काम बराबर अगर हो,
अज्यूम कर लो, तो टोटल वर्क जो होगा कितना हो जाएगा 42x। दिस इज द वर्क डन। उस बच्चे की शादी के लिए जो काम करना पड़ा 42x था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 8 मेहमान 8 गेस्ट आ जाए आपको हेल्प करने के लिए, हाथ बटा दे काम में इन सच ए मैनर कि वो जो 8 मेहमान हैं और 42 होस्ट हैं, ये सब 50 लोग का काम बराबर हो जाए, तो यही काम तो 50 लोगों ने किया। दिस इज द वर्क डन बाय ईच मेंबर, गेस्ट्स एंड होस्ट इंक्लूडिंग। बात समझ आया? तो 42 लोगों का काम जब 50 लोग करे तो एक इंसान के हिस्से में कम काम आता है। दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 42/50th। तो हर एक टायर 20,000 किलोमीटर चला है, वो थक जाएगा, वेयर आउट कर जाएगा। 50 टायर्स हैं टोटल, तो वो काम को बांट लेंगे किस रेशियो में, किस फ्रैक्शन में, 42/50। हर एक टायर को कम चलना पड़ेगा, क्योंकि बीच रास्ते में क्या हो रहा था, स्पेयर व्हील को लगाया जा रहा था और एक्टिव व्हील को हटाया जा रहा था, इस तरह से इन सच ए मैनर कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच व्हील इज कांस्टेंट। ठीक है, आप वो एग्जांपल याद रखें। सो दिस इज योर आंसर। तो 50 से हो जाएगा 4000, तो ये 16,800 किलोमीटर। आप देखेंगे इसका और इसका वही रेशियो है जो एक्टिव व्हील का और एक्टिव व्हील प्लस स्पेयर व्हील का है। अब इतना में आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। अब इतने में आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बचपन में बच्चों को मैं क्वेश्चन खुद डिजाइन करके दिया करता था। उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, बट दे यूज्ड टू टेक टाइम, क्योंकि वो स्लॉट 2 में आ सकता है, और जब स्लॉट 2 में आ सकता है तो आपके वो XGMT जो कि 9 Feb को वहां आ सकता है। क्या था वो क्वेश्चन? एक लो स्फेयर, लेमन देखा आपने? लेमन, लेमन देखा है? तो लेमन को अगर बीचों बीच से मैं काट दूं तो एक सवाल बन गया। क्या सवाल बन गया भैया? कि सरफेस, न्यू सरफेस एरिया एक्सपोज्ड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, एक स्फेयर लेमन जो है, इस लेमन का टोटल एरिया कितना होगा? इसका टोटल एरिया होगा 4πr²। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रेडियस। ये रेडियस है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक स्फेयर का सरफेस एरिया जो बाहर है वो है 4πr²। जैसे आपने इसको बीचों बीच से काटा, क्या हुआ? लेमन 2 टुकड़े में बट गया। इमेजिन करो, जैसे हम लोग पिक्चर्स देखते हैं, फोटोज देखते हैं, 2 टुकड़े में बट गया। तो ये वाला जो एरिया है लेमन का जो आपने काटा है, वो एक सर्कल को एक्सपोज कर रहा है। इधर भी एक सर्कल है, 2 नए सर्कल आ गए, है ना? तो अभी लेमन कैसा दिखेगा? अभी लेमन कुछ इस तरह दिखेगा। ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया। दूसरा हिस्सा भी यहां है, तो इसका एरिया कितना? πr²। एक और है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2πr²। करेक्ट है? ये आपका नया सरफेस एरिया। यानी अगर कोई पूछे कि स्फेयर का लेमन बिफोर कटिंग उसका सरफेस एरिया क्या है और बाद वाले का सरफेस एरिया क्या है, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी 2:3, 50% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। अपनी ज्योमेट्री क्लासेस में हम लोग इसको दिन भर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले होते तो आज मुझे ये वीडियो ना बनाना पड़ता। ठीक है, दिन भर पढ़ा रहे हैं ना। इस क्वेश्चन में वैसे ही कोई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। इफ यू कैन इमेजिन, इट कैन बी सॉल्व वेरी वेरी इजीली। क्या टेक्निक है? एक क्यूब है, तो आप क्या इमेजिन करेंगे? आप इमेजिन करेंगे क्यूब की जगह आप लोग तो आइस क्यूब इमेजिन करेंगे, या कुछ लोग शुगर क्यूब इमेजिन करेंगे, पर मैं बोलूंगा आप पनीर का एक टुकड़ा इमेजिन करें। पनीर का एक टुकड़ा इमेजिन करें। ठीक है, बिल्कुल लेमन वाली कहानी है। अगर मैं इसको बीचों बीच से ऐसे काट दूं, ऐसे ऐसे का, ये छुरी मेरी चल रही है, ये पनीर का टुकड़ा ऐसे काटा मैंने, पैरेलल टू बेस। ठीक है, ऐसे काटा मैंने, ये देखिए। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो आपने ऐसे काटा, अब क्या हो जाएगा? अब ये पनीर का टुकड़ा 2 हिस्सा बट गया, एक्सपोज्ड एरिया। तो एक क्यूब के कितने साइड्स होते हैं बच्चों? एक क्यूब के टोटल साइड्स कितने होते हैं? 6। और हर का एरिया a²। ये आपका पहले वाला एरिया था बिफोर कटिंग। जैसे आपने काटा है, न्यू जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो नया एरिया उभर के सामने आया, वो आया है ऐसे ऐसे 2 स्क्वायर। जब आप क्यूब को काटोगे तो इसका ये क्यूब का ये वाला हिस्सा जो है, ऐसे ऐसे 2 स्क्वायर आ जाएंगे, तो दैट विल बी 2a²। तो अब टोटल एरिया 8a² है।
और पहले का एरिया 6a² है, पहले का एक्सपोज्ड एरिया 2a² है। शायद यहाँ पूछा है कौन सा एरिया पेंटेड नहीं है उसका परसेंटेज निकालो, तो 2a² बाई टोटल एरिया 8a² इंटू 100 विच विल बी योर 25%। ठीक है, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मेरा मकसद बस ये है कि आप इस बात को समझें कि 6a², 6 सरफेस पहले से है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ देम। अगर आप कैसे भी कटिंग करेंगे 6a² इज नॉट गोइंग एनीवेयर। The area of the 6 surfaces, 6 square sides of a cube are not going anywhere. ठीक है, क्यूब को अरबी में क्या कहते हैं, सर्च कीजिए गूगल में। चलिए, ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछा गया, बच्चे जब मुझसे पूछे, बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब मैंने नंबर सिस्टम का वन शॉट रिवीजन लिया तो उस टाइम पे नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एक्सजीएमटी में आए जो हम पढ़ा पढ़ा के थक गए और हमें ऐसा लगा कि अब ये मार्केट से गुम हो जाएगा। ये नंबर ऑफ जीरोस बरसों पहले फैशन था, अब ये आउट ऑफ मार्केट चल रहा है, आउट ऑफ फैशन चल रहा है, नो मोर ट्रेंडी। अब ये सब कहाँ आता है, प्लेसमेंट में आता है। ठीक है, जब आप एमबीए के बाद प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे वहां पे सब क्वेश्चन आते हैं। अब इसका लंबा चौड़ा कहानी है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। वन ऑफ देम इज कि आप 100 को 5 से डिवाइड करें और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें, फिर आप 100 को 5 के स्क्वायर से डिवाइड करें और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें एंड सो ऑन। लेकिन इसके आगे अगर आप जाओगे तो इसके आगे आपको फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 100 बाई 125 विल बी लेस देन 1, यानी 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे उसका वैल्यू 0 आने वाला है। तो जो बच्चे इस फॉर्मूला से वाकिफ हैं उनको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, और जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता है वो वेट करें, आई विल डिस्कस अनदर मेथड। ठीक है, यहाँ 100 बाई 25 है, 100 बाई 25 की वैल्यू होती है 4। यहाँ 100 बाई 5 है, 100 बाई 5 की वैल्यू होती है 20। तो जब आप उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेंजेस द वैल्यू इफ इट इज इन डेसिमल, वरना फर्क नहीं पड़ता। तो ये 20 है प्लस 4 है, तो आपका आंसर 24 हो गया। ठीक है, अब आइए नॉर्मल टेक्निक पे, नॉर्मल मेथड पे। नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, फिर से आएगा। तो मैंने अपनी क्लास में समझाया था कि जीरोस जो है वो 10 से बनते हैं, पावर ऑफ 10 से। 10 हमारे डेसिमल सिस्टम का हिस्सा है, बेस है, हमारा जो बेस सिस्टम है वो 10 है। दैट इज वाई वी हैव 10 डिजिट्स। अगर आप डिजिटल दुनिया में जाएंगे, कंप्यूटर की दुनिया में जाएंगे, तो वहां पे बेस सिस्टम कितना है, वहां पे बेस सिस्टम 2 है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट है। ठीक है, तो वहां पर बेस आपका 2 है। यहां हमारी दुनिया में बेस क्या है, 10 है। 10 के माँ बाप का नाम क्या है, पापा मम्मी का नाम क्या है, 2 और 5। 10 किससे बनता है, 2 और 5 से। क्यों, क्योंकि 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज मेड अप ऑफ 2 प्राइम नंबर्स 2 एंड 5। तो जब क्वेश्चन में एक्सजीएमटी में आया हुआ ये सवाल कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके आया हुआ है अप टू 100, ऐसा सवाल आया हुआ है, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ इट। तो 0 बनेगा 10 से, 10 बनेगा 2 और 5 से। 2 will always be in plenty. In 99% of the cases आपके पास ढेर सारे 2 रहेंगे, कमी जो होगी वो 5 की होगी। जिसकी कमी होती है वही कंट्रोलिंग फैक्टर बन जाता है। जब आपके पास कमी 5 की होगी तो आपको 5 काउंट करना है। देखिए एक 5 यहां है, आपको काउंट करना है, तो एक 5 को आप पकड़ेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक 10 मिलेगा, यहां भी 5, फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको 15 मिलेगा, यहां भी 5, फिर आप आगे बढ़ेंगे 20 मिलेगा, यहां भी 5, डॉट 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 चलते जाएंगे 100 तक। 5 के कितने मल्टीपल्स आपको दिखाई देते हैं, अगर 5 का टेबल मैं लिखूं और 100 पे जाकर रुक जाऊं, कितने मल्टीपल कवर हो जाएंगे आप सबको पता है, 20 मल्टीपल। यानी जब आप चल रहे थे आपको 20 टाइम्स 5 मिला है, 20 टाइम्स 5 मिला है। कहां कहां मिला, 5 में, 10 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 45 में, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100। लेकिन जब आप 25 के पास पहुंचे थे तो 25 में से आपने एक 5 जैसे ही निकाला, उसमें एक 5 वहीं पे मौजूद है, रुका हुआ है। क्यों, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर है, उसके अंदर 2 बार 5 आएगा। और कोई नंबर याद करो जिसमें 2 बार 5 आएगा, है ना। तो 25 के जितने भी मल्टीपल हैं, यानी 25, 50, 75 और 100, यहां पे जब आपको छेड़ेंगे आप इसको, तो आप देखेंगे इसमें 2 5 है,
इसको छेड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 5 है, एक 2 भी है, 2 तो बहुत मिलेगा। इसके अंदर भी 2 5 है और एक 3 भी है, 3 का कोई काम नहीं है। इसके अंदर भी 2 5 है और एक 4 भी है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 की बात करेंगे। तो जब आप ये 20 टाइम्स को काउंट कर रहे थे तो ये 5 गया, ये 5 गया, ये 5 गया, ये 5 गया और 4 5 और एक्स्ट्रा है जो अनकाउंटेड रह गए थे इन दी मल्टीपल्स ऑफ 25। तो पहले आपने क्या काउंट किया? 5 के मल्टीपल्स। फिर आपने क्या काउंट किया? 25 के मल्टीपल्स। योर आंसर 24। तो ये जो सारे 5 होंगे इनका एक पार्टनर 2 कहीं ना कहीं होगा, वो जिसको चाहे चुन ले, क्योंकि 5 कंट्रोलिंग फैक्टर है। 5 और 2 मिलकर 10 बनाएगा। 10 जो बनाएगा वो जाकर के किसी भी नंबर के एंड में जाके 0 बन जाता है। याद रखना, इन सारे सवालों में उस 0 का जिक्र नहीं है जो नॉन जीरो डिजिट से घिरे हुए हैं। मसलन आप 1001 को देखें। अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ दिस, नॉट 1001 फैक्टोरियल, नो, इट्स ओनली 1001, सिंपल। तो आप जवाब देंगे 0, क्योंकि इस कहानी में उसी 0 की इज्जत है जो राइट हैंड साइड में होता है, उसकी इज्जत नहीं है जो बीचों बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल नहीं होता है, उसको काउंट करना मुश्किल है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, क्लास 8 9 10 के मैथ्स की पढ़ाई आपकी सही नहीं है। अब बाकी जो लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में एक्सजीएमटी का, ठीक है, वो हमारे ही व्हाट्सएप ग्रुप से कॉपी के क्वेश्चंस हैं, तो वो तो बनाएंगे, क्योंकि ठीक है उनको तो यूट्यूब में वीडियो बनाना है, बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, वेलकम। जनहित में जारी है और लोगों को वो मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में बात आती है कि मैंने किसको क्या पढ़ाया है। हमारे पास एक्सजीएमटी की बैचेस भी चलती हैं, आपको पता है। तो माइंड में ये बात आया है, somebody is not well versed with these common question from height and distance or trigonometry, it's going to be very very painful. आप क्यों पढ़े हो कैट जेट आई एम एक्स आई एम के पीछे और जी आई एम के पीछे? आप क्यों नहीं पढ़ जाते हो क्वांट्स के पीछे? क्यों नहीं पढ़ जाते हो वोकैब के पीछे, ग्रामर के पीछे, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के पीछे, वैल्यू एडिशन के पीछे? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आपको वर्क करना चाहिए क्वांट्स पे। फिर आप दुनिया के, आप बस पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं फॉर्म भर कर, बस उतना पैसा आप हमें दे दें, हम कैट 24 की तैयारी करा देंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन, ये क्वेश्चन क्या है? जब से पैदा हुआ तब से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कभी कार चलता है, कभी नदी के ऊपर बोट चलता रहता है और साइड में एक टावर रहता है। इस क्वेश्चन में क्या है, जरूरत नहीं जानने की। ठीक है, तो एक टावर रहेगा और उसकी परछाई यानी शैडो पड़ेगी 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी डायग्राम बनाते ही बात समझ जाओ। ये देखो, इधर आपका सूरज है, ये देखो, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इज h, ओके। द एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री होना चाहिए और ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री होना चाहिए। ऑटोमेटिकली बच्चे इसका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं बनाते वक्त, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है कि अगर ये हाइट है और ये 60 डिग्री है, तो वैसे तो ट्राइंगल के आपको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए, लेकिन चलो मान लिए नहीं याद है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस ये x है, h बाई x इज इक्वल टू tan 60। फिर कहेंगे आप हाय मुझे tan 60 की वैल्यू भी याद करनी है, ठीक है, डांट तो पड़ेगी मेरे वीडियोस में। सो h बाई x इक्वल टू tan 60 विच इज √3। नाउ सेकंड वाले केस में, दूसरे वाले ट्राइंगल में, यहां से लेकर के, ये बेस ऑफ द टावर है, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं y मानूं, so this is your h, this is your y, so h by y is going to be tan 30। खूब इत्मीनान से क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो x की वैल्यू आएगी h बाई √3। यहां भी खूब इत्मीनान से करना तो h की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी h √3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन इतनी दफा बच्चे सॉल्व करते हैं क्लास 9 10 में, उसके बाद फिर जब वो कैट वैट की तैयारी करते हैं, या शायद मैंने सॉल्व किया हो, क्या छोड़ो। तो ये डिफरेंस जो है इसमें बड़ा कौन होएगा, y बड़ा होएगा, तो h √3 माइनस
h बाई रूट थ्री इज इक्वल टू, मैं ट्रिगोमेट्री के लिए अभी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना भैया 60 मीटर। यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, वो इसके बाद ही मुझे भेजेंगे कि सर इसको भी सॉल्व करो। तो आप एक काम करो, एक इक्वेशन में आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, आप तीनों टर्म में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, इसको भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, इसको भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, इसको भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो। जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा h रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी 3h, ये हो जाएगा h बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो काटने में आपको तो बड़ा मजा आता है, रूट थ्री कैंसिल, दिस विल बी h, और ये हो जाएगा 60 इंटू रूट थ्री। तो ये एक आसान तरीका था सॉल्व करने का। सो 2h इज इक्वल टू 60 रूट थ्री। नाउ h इज इक्वल टू 60 रूट थ्री बाई 2, 30 रूट थ्री। ये है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं, चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, आई एम क्वाइट श्योर के स्लॉट 2 में भी होना चाहिए, और वही स्लॉट 2 का पेपर वो आपको 9 फरवरी को चिपकाने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, और सारे जो YouTube में वीडियोस है आप सबको देखें, हर एक का नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। ये क्वेश्चन तो तहलका मचा के रखा हुआ है, ठीक है, पब्लिक जिसको वेन डायग्राम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो आई विल टेक अनदर रूट, नॉट द वेन डायग्राम, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इसी उम्मीद से बैठे हो, ठीक है। वेन डायग्राम अगर आपने पढ़ लिया होता तो आज आप यहां होते नहीं, मेरे वीडियो नहीं देख रहे होते। मेरे वीडियो देख रहे हो, इस क्वेश्चन का जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, इसके ऊपर रील बना करके आप लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें, ठीक है, क्योंकि ये मेथड कोई डिस्कस नहीं किया अब तक। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब नॉट डिविजिबल का आता है। 1 से लेके 100 तक जितने नंबर है उसमें तो आधे इवन है, आधे क्या है, आधे ऑड है, करेक्ट है। तो ये पहला वाला आप देखोगे, ये 100 इंटू हाफ, ये देखो 100 इंटू हाफ मतलब पहले आधा कर दिया कि भैया 50 जो इवन नंबर है तुम घर जाओ, तुम्हारी छुट्टी। क्यों? बिकॉज यू आर मल्टीपल ऑफ 2, यू नॉट अलाउड। तो बचेगा क्या? ऑड नंबर्स बचेंगे। अब ऑड नंबर्स को जरा जहन नशी कर लो, ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5, ऑड नंबर को देखो ब्रेन में, ब्रेन में मत देखो यार, यहां देखो 1 3 5 7 9 11, ऑड नंबर को देखो। तुम देखोगे हर एक ग्रुप में एक ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, दिखाई दे रहा है? यानी जो 100 में से आपने आधे इवन नंबर निकाल के फेंक दिए, जो बचा है उसमें 1/3 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यानी 1/3 निकाल के फेंकना था, जो मैंने यहां कर दिया, यानी 2/3 बचेगा। अब जो बचेगा 1 5 7 11 13 17, देख रहे हो, 19 23 25, 25 के बाद 27 29 एंड सो ऑन। अब बचा, तो पहले आपने इवन निकाल दिया, हाफ कर दिया, जो बचा था उसका 1/3 निकाल दिया, 3 का मल्टीपल निकाल दिया, जो बच गया उसमें 5 का मल्टीपल निकालोगे। हर एक 5 नंबर के बाद एक नंबर उसमें 5 का मल्टीपल आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस मेथड। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मुझे लगा। अफसोस ये है कि बच्चे या तो पढ़ते नहीं है या बहुत ही लास्ट में आते हैं, ठीक है। 4/5, तो आप यहां देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 20 आपका आंसर आएगा 80/3, जो वहां किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ऑब्वियसली 80/3 ऑप्शन में मौजूद होगा नहीं। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 है, तो ये तो आंसर डेसिमल में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका जो वैल्यू है ये 26.66 आएगा, इसकी वैल्यू 26 आएगी। एंड आई होप दिस इज द आंसर। आप दुनिया का कोई भी टेक्निक लगा लो, आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप एक रील बना लो, इस क्वेश्चन के ऊपर अपने अपने यूट्यूब चैनल में गाना लगा कर डाल दो। ये बकवास सा क्वेश्चन है, डोंट नो इफ आई डिस्कस। 10 मेन है, 15 डेज है, सो 10 इंटू 15 150 आपका मैन डेज है, इतना काम है। 3 दिन के बाद 3 दिन का काम पूरा हो गया। बचा कितना काम? बचा काम 12 दिन का, जो कि अगर 10 मेन कंटिन्यू करें तो 12 दिन में खत्म कर दें। 10 men can finish the work in 15 days after 3 days। तो भैया 3 दिन का काम कर लिया ना,
15 डेज का काम आपने करना था, 3 दिन का काम कर लिया तो 12 दिन का काम बचा। सो 10 into 12 इतना काम बचा। 2 लोग और आ गए, यानी 12 men into how many days? ये डब्बा खाली है। एक अंधा भी जानता है यहाँ पे क्या फिट इन होगा। सो आंसर इज 10 डेज। अच्छा, कुछ बच्चों को ये है कि भैया ये क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन था, ये डेटा नहीं था, वो डेटा था, इस प्लैनेट के बाहर का क्वेश्चन था या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। अगर वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो आप बनाओ, खुद से बनाओ। इस क्वेश्चन को लेके बवाल। सबसे पहले तो आप समझो कि द अमाउंट वुड हैव बीन 30% मोर। इस क्वेश्चन ने मार्केट में तबाही मचा के रखी है। 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है और एक तरफ 1 रुपया वाला कॉइन है। ठीक है, दो तरह के कॉइन है। इसका नंबर दिया है एक्स, इसका नंबर दिया है वाई। फिर बोलता है क्या इंटरचेंज कर लूं? कर ले भैया, आपकी मर्जी है ना, क्वेश्चन आपने बनाया, कर ले भैया। तो वैल्यू बढ़ जाएगी 13% से, 30% से। ठीक है, यानी अगर पहले वो 100 रुपीज है तो अब 130 हो जाएगा। अगर पहले वो 10 है तो अब वो 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 50 पैसे का कॉइन आप ले लो तो 50x उस पैसे की वैल्यू पैसे में, और 1 रुपया जो है वो 100 पैसा है तो 100y। ये तो सारे बच्चे कर करके आए थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इज इक्वल टू में क्या लिखो। कुछ मत लिखो, डिवाइडेड बाई। टेक द सेकंड केस जहां पर y यानी 50 पैसे का कॉइन जो है y है और x इज द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, तो ये रेशियो 100/130 या 10/13 का होना चाहिए। नाउ व्हाट, ऊपर जो है 50 कॉमन लो तो हो जाएगा x प्लस 2y, नीचे जो है 50 कॉमन लो तो ऑब्वियसली 2x प्लस वाई, ऊपर नीचे इधर 10 कॉमन ले लो तो 10/13, ये 50 आप कैंसिल कर दो। तो नेक्स्ट लाइन आपका हो जाएगा 13x, बी केयरफुल, मतलब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, प्लस 26y इज इक्वल टू 20x प्लस 10। ओके, सो x अगर चल जाए तो 7x, y आ जाए तो 16y, बस खत्म कहानी। x और y का रेशियो मिल गया। ठीक है, x और y का जब रेशियो मिल गया तो इतना क्लियर है कि x और y, x की जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 16 में होनी है, y की जो वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 7 में होनी है। बच्चे जो कह रहे थे वहां जो ऑप्शंस मौजूद था उसमें से एक ऑप्शन 28 मौजूद था। ये सब जैट को देख देख के लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जैट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसका एक आसान सा वर्जन है ये। ऐसे क्वेश्चन पहले किसी कैट वगैरह में देखे नहीं गए। ये मेमोरी बेस्ड है। मैंने 2-4 वीडियोस और भी देखे इसके ऊपर, लेकिन वही है कि कहीं पे भी क्लियर आंसर नहीं मिला इसका। कॉन्सेप्ट जो है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम टॉपिक को बिलोंग करते हैं। बिफोर एचसीएफ, बिफोर यू रीड एलसीएम, किसी भी क्वेश्चन के पहले आप इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करें। इसमें क्या कहता है कि 11 ऑरेंजेस हैं, 9 व्हाइट है, 13 ब्लैक है, 7 येलो चिप्स है। कमेंट में बताओ क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, ये सबको जब ऐड करोगे तो आप देखोगे टोटल 40 शायद आता है ना, 11 9 20 40 फ्रूट्स हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 40 फ्रूट्स को आपने 4 स्टैक लगाने हैं और हर स्टैक में बराबर नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ चिप्स होने चाहिए हर स्टैक में। ठीक है, स्टैक आप समझते हैं ना, एक के ऊपर एक, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगी होती है, स्टैक कहते हैं उसको। तो जब 4 स्टैक लगाने हैं तो हर स्टैक में 10-10 फ्रूट्स आने चाहिए। अच्छा, ये एचसीएफ वाला क्वेश्चन तो नहीं लग रहा मुझे। उसके बाद बोलते हैं कि हर एक स्टैक में एटलीस्ट एक कलर का एक चिप हो। तो सबसे पहले क्या करो ना, एक यहाँ ऑरेंज रख दो, एक व्हाइट रख दो, एक ब्लैक रख दो और एक येलो रख दो। 4 गया। 6 के अंदर जो है ना आपने जो करना है करो। फिर एक ऑरेंज रख दो, एक व्हाइट रख दो, एक ब्लैक रख दो, फिर आप 6 के अंदर जो करना है करो। तो जब 4-4-4 आप रखते जाओगे, 16 इन्वॉल्व हो जाएंगे और 24 जो है वो फ्री रहेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट चिप्स इन एनी वन स्टैक? आपको किसी एक स्टैक में व्हाइट चिप्स बढ़ाने हैं। व्हाइट चिप्स है कितना भैया? 9 ही है, 9 व्हाइट चिप्स है। तो अगर यहां व्हाइट, यहां व्हाइट, यहां व्हाइट, यहां व्हाइट, 4 जगह व्हाइट बच गया है,
ठीक है, 4 जगह व्हाइट बचने के बाद आपके पास 5 एक्स्ट्रा व्हाइट चिप्स बचेंगे। कहां रखोगे? आप कहोगे किसी एक में रख देते हैं सर, तो चेक कर ले। जब तू वहां 5 रखेगा तो वो बाकी 4 जो थे अलग अलग कलर वाले वो हैं कि नहीं? जगह है कि नहीं तेरे पास? जगह तो है सर, क्योंकि यहाँ 6 एक्स्ट्रा है। इसके साथ हम खिलवाड़ कर सकते थे। ऑरेंज कलर का एक रख दिया, व्हाइट एक रख दिया, ब्लैक एक रख दिया, येलो एक रख दिया, हो गया। लेट्स थिंक ऑफ फर्स्ट स्टैक। और हर एक स्टैक में व्हाइट रख दिया, तो ये 3 व्हाइट छोड़ दे तो ये वाले यहां पर टोटल 6 व्हाइट चिप्स आप रख सकते हो। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं रहा अगर यही क्वेश्चन था तो। लेकिन हाँ, एग्जाम में यानी स्लॉट 2 में एग्जाम जो होगा 9 फरवरी को, वहां पे इस तरह क्वेश्चन में और ऊपर नीचे किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि किताबों से निकाल कर आपको भेजूं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मुझे लगता है 6 चिप्स हैं एक में, एक स्टैक में। बच्चे गलती से यहाँ 5 आंसर करके आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेके भी बड़ा हंगामा है। ठीक है, यहाँ मैं पिक्चर नहीं डाल सका। 3 आइडेंटिकल कोन्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़े हो तो वहां पर इंजीनियरिंग की ड्राइंग में हम लोग पढ़ते थे प्लान व्यू और टॉप व्यू। अभी तो आपको पढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं। तो जब आप ड्रोन ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी चीज को ऊपर से देखेंगे उसको टॉप व्यू कहते हैं। आइडेंटिकल कोन से, ये कोन समझते हो आप लोग? ठीक है, कोन आप लोग समझते हो क्या होता है? नीचे का बेस सर्कल होएगा और टिप रहेगा, पिरामिड के जैसा टिप रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर से देखोगे तो ये टिप यहां दिखाई देगा सेंटर पे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मंदिर का डिजाइन होता है, बहुत सारे ऐसे जगहों का डिजाइन होता है। ऊपर से देखोगे तो वो इट्स लाइक अ कोन, लेकिन ऊपर से देखोगे तो वो 2D दिखाई देगा। तो ये आपका ऊपर से इस तरह का व्यू आएगा। रेडियस आर है इस कोन का, तो ये कोन जो है यहाँ पे इस तरह से, चूंकि ये हमारा 2D पिक्चर है ना, 3D तो है नहीं, ये आपका इस तरह से कोन है नीचे की तरफ, है ना, ये इस तरह से। तो जब आप ऊपर से देखोगे आपको ये दिखाई देगा। इसकी जब टिप को आप कनेक्ट करोगे तो एक सर्कल बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा जिसका साइड होगा 2r। सो यू बेसिकली गेट अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2r। ये देखिए क्या मिला आपको, जो 3 कोन है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, वो 3 कोन जिसके बेसेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तीनों कोन का बेस सर्कल है, टच करा दिया जैसे दिखा रहा है, तो उनका टिप है ना, कोनिकल टेंट इमेजिन करो, उनका जो टिप है वो टिप असल में उसको कनेक्ट किया, तो यू गेट, व्हाट डू यू गेट, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2r। अब इसको घुमाते हुए एक सर्कल बनाने कह रहा है कि भैया इसको मिलाते हुए एक सर्कल बना दो। आप बना देते हैं, ये लो। अब क्या कहना है, इसका रेडियस पूछेगा शायद। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिगार्डिंग बच्चों को मैं 4 फॉर्मूले याद करवाता हूं। 4 फॉर्मूले, ठीक है, याद कर लो। पहला, उसकी हाइट का फॉर्मूला। दूसरा, उसके एरिया का फॉर्मूला। तीसरा, उसके सरकम रेडियस का फॉर्मूला। चौथा, उसके इन रेडियस का फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले। ठीक है, तो जब हम लोग क्वांटिका में ज्योमेट्री पढ़ाते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड से पढ़ाते हैं, उसमें 4 फॉर्मूले याद कर लो। हाइट याद कर लिया तो एरिया याद हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और सरकम रेडियस इन रेडियस के बीच भी खास रिश्ता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दुनिया का एक मात्र ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दुनिया का एक मात्र ट्रायंगल है जहां पर सरकम रेडियस इज ट्वाइस दी इन रेडियस। मात्र ट्रायंगल, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल दुनिया का एक मात्र पॉलीगन है, सिर्फ ट्रायंगल नहीं। यू थिंक ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, हेक्सागन, पेंटागन, डेकागन, नोनागन, ऑक्टागन, स्क्वायर, ठीक है, सब में सिर्फ यही है जिसका बाहर वाला सर्कल अंदर वाले सर्कल के रेडियस का 2 गुना होगा। कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या होगा कि आपका साइड 2r है, तो यानी कि जो इसका रेडियस, ये जो रेडियस है ना, वो कैपिटल R इज इक्वल टू a बाई रूट 3, यानी 2r बाई रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन दे रखे थे, ग्रेटर देन r, लेस देन r, तो 2 बाई रूट 3, 2 तो 2 है, रूट 3 की वैल्यू 1.731 है। ठीक है, ये है, तो डेफिनेटली ये मोर देन 1 है। तो ये जो रेडियस आपका कैपिटल R है, ये मोर देन r है एंड लेस देन 2r है।
ठीक है, तो ये आपका सवाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा है ना, वरना तो मन ही नहीं कर रहा था पेपर देखने के बाद के सोल्यूशन बनाओ। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ नंबर्स दे रखा था उन्होंने, ठीक है, 24, 10, 4, 8, 4 और फिर एक अननोन है x। फिर कहता है उसका मीन मीडियन मोड ऑफ दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, मीन मीडियन मोड को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है तब एपी बन रहा है, यानी मीन मीडियन मोड एपी में नहीं है इन दैट ऑर्डर रिटन इन द क्वेश्चन। सो मीन क्या है मालूम नहीं, मीडियन क्या है मालूम नहीं, मोड क्या है मालूम नहीं। तीनों में से जो बड़ा है जो छोटा पहले उसको सजा दो तरीके से, तब वो एपी में है। सो वी डू नॉट नो विच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, इधर इट इज मीन और मीडियन और मोड। तो आइए देखते हैं। बड़ा बच्चे खुश हुए और कैट जैट और अब एक्सजीएमटी में भी जब स्टैट के क्वेश्चन आ जाए तो मजा आता है, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन हम सिर्फ जीआरई के बच्चों को पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज करके देखते हैं। 4, 4, 4, 8, 10, 20। इसके बाद x को रखना है। x को कहां रखें? तीन चीजें हैं, मीन है, मीडियन है और मोड है। इन तीनों में एक ही चीज डिटरमाइन की जा सकती है, वो है मोड। जब आपको सातवां नंबर नहीं पता है, 6 नंबर दे रखा है, सातवां नहीं पता है, तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, मोड वही रहेगा। कौन रहेगा? 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 तीन दफा आ चुका है। तीन दफा आ चुका है मतलब अगर x की वैल्यू 8 हो जाए तो ये 8 जो है 2 दफा आएगा, पर 4 तो तीन दफा आ चुका है। अगर x 10 हो जाए तब भी 10 मोड नहीं हो सकता, तो मोड फिक्स हो गया कि 4 है। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जब नंबर को आपने तरीके से सजा दिया तो जो बीचों बीच का नंबर है, इफ यू अरेंज दी 7 नंबर्स तो जो बीचों बीच का नंबर है। अभी अगर मैं 1 मिनट के लिए सोचूं कि x जो है 8 से बड़ा है, एकदम इस चीज को मान लो कि जो x है वो 8 से बड़ा है, तो इधर के तीन नंबर ऐसे रहेंगे, 8 यहीं पे पोजीशन करेगा और इधर के तीन नंबर में कहीं पे x आएगा। अपन को मालूम नहीं x कहां आएगा, 8 और 10 के बीच आएगा, x इंटीजर है, या 10 20 के बीच आएगा, या 10 होगा या 20 होगा, क्या होगा हमें पता नहीं है। अगर x मोर देन इक्वल टू 8 है, इक्वल भी कर दूं मैं, यानी x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुछ भी हो सकती है, 8 से कम नहीं हो सकती है। तो ऐसे हालात में आप 8 को कहां रखेंगे? पहले तो तीन नंबर आपका 4 4 4 आ गया, उसके बाद ये वाला 8 आ गया जो क्वेश्चन में ऑलरेडी था। अब अगर आपका x 8 हुआ भी तो आप उसको यहां फिट इन करेंगे, भैया 8 यहां आ जाओ। 9 हुआ तो यहां फिट करोगे, 10 हुआ तो यहां फिट करोगे, कुछ भी उधर फिट करोगे, उधर फिट नहीं करोगे। तो ऐसे हालात में आपका मीडियन 8 हो जाएगा। कब? जब x मोर देन इक्वल टू 8 है। जब x मोर देन इक्वल टू 8 है आपका मीडियन 8 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू या तो 8 हो, 9 हो, 10, 11, मुझे पता नहीं क्या है। तो एक बात समझो, जब मुझे मोड मिल गया, मीडियन मिल गया, जरा मीन की तरफ देखें। इन 7 नंबर को ऐड करोगे तो 50 आएगा। मीन जो है 50 प्लस x बाई 8 है। 50 प्लस x बाई 8 है। अब 50 प्लस x बाई 8 जो है वो इतना पता चल चुका है कि वो 7 6 ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अगर अगर ये x जो है 8 से बड़ा है, x जो है 8 से बड़ा है, तो मीन की वैल्यू 50 प्लस 8 यानी 7 से बड़ा है। अब 7 से बड़ा एक नंबर ऐसा ढूंढो ताकि मीन मीडियन मोड एपी में हो जाए। मीन मीडियन मोड को एपी में रखने के लिए देखो, अगर इन दोनों के बीच में आपको फंसाना है मीन को, तो 4 6 8 ये आपका मोड, ये आपका मीडियन, ये आपका मीन। करेक्ट है, ये एक चांसेस है अगर बीच में फंसाना है तो। और नहीं तो 4 8 12, क्योंकि 4 आपका मोड, 8 आपका मीडियन, गैप 4 का है, तो ये आपका मीन 12 का होना चाहिए। ये फंसाना है आपको।
करेक्ट है, ये दो तरीके दिखाई देते हैं, लेकिन 6 अभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका जो मीन है वो 7 को ऑलरेडी पार करेगा, यानी एक ही उपाय है कि मीन 12 हो, मीन 12 हो। अगर मीन 12 हो जाए, फर्ज कर लें अगर मीन 12 हो जाए तो पूरी कहानी, अगर मीन, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन, एवरेज। अगर मीन 12 हो जाए तो इन सारे नंबर का सम कितना होगा? सम हो जाएगा मीन इंटू 12 इंटू 7 विच इज 84। पहले से जो 6 नंबर मौजूद हैं उसका सम 50 है। अगर 84 में से 50 कर दें माइनस तो 34 बचता है। ये आपकी x की वैल्यू है। आइए वेरीफाई कर लें, यानी 4 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा 10 कॉमा 20 कॉमा 34। क्या 34 एक्सेप्टेबल है? देख लेते हैं, देख लेते हैं। अगर ऐसा हुआ, मेरा आंसर सही है गलत है चेक कर लो। अगर ऐसा हुआ तो ये आपका मोड क्या कहलाएगा? मोड आपका हो जाएगा 4। ये देखिए 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है। मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन आपका रहेगा 8। जब एक एपी का टर्म 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मीन 12 आ रहा है, यानी जस्टिफाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू 34 जस्टिफाई कर रही है। यहां पूछा है सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? तो एक वैल्यू आया, कितना वैल्यू एक्स का ऐसा आ सकता है हमको मालूम नहीं है अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं क्या हो सकता है। हमने एक अज्यूम किया था कि एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी हो। अगर एक्स की वैल्यू 8 से छोटी हो तो 4 4 4 कॉमा 8 10 20। अगर x की वैल्यू 8 से छोटी हो जाए, बच्चों जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, कहीं पे भी आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर x की वैल्यू 8 से छोटी हो जाए तो वो कहां गिरेगी? यहां गिर सकती है, 7 हो सकता है, 6 5 या 4 या 3 2 1। आपका मोड बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा आपका मोड। आपका मोड 4 का 4। अच्छा थोड़ा अंदाज लगाओ कि आपका मीन कहां जा रहा है? आपका मीन कहां जा रहा है? आपका मीन का वैल्यू कितना होगा? 50 सम है अभी 6 नंबर का, और ये जो आएगा 5 6 7 8 जो भी आएगा, जो 8 से कम है 5 6 7, तो 50 56 के आसपास, मीन की वैल्यू 8 के आसपास रहेगी। करेक्ट है? अगर मोड, मीन और मीडियन तीनों को एपी में आना है तो मोड तो 4 है, फिक्स है। मीन जो है 7 8 के आसपास, और ज्यादा नहीं हो सकती, और ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? तो यानी 4 और 8 को बीचों बीच में कहीं ना कहीं, अगर हम यहां पर कुछ ऐसा नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए 6 ले लेते हैं, ठीक है? अब 6 अगर ले लें तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा। जब 6 मीडियन बनेगा तो इन सब का सम हो जाएगा 56। 56 डिवाइड बाई 7 8 हो जाएगा, जो आपका मीन बन जाएगा। 4 6 8 जो है एपी में है। 6 जो है, एक्स की वैल्यू 6 जो है वो जस्टिफाई कर रही है। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्स की वैल्यू मैं 4 लूंगा, ले लो, ले लो 4 ले लो, अगर तुम 4 लेना चाहते ले लो 4, ठीक है? देखो क्या होता है, लेके देखना जरूरी है। आप एक्स को 4 लोगे तो मोड भी 4 मीडियन भी 4। जब मोड मीडियन 4 तो मीन को भी 4 होना पड़ेगा ताकि तीनों एपी में आए विथ अ कॉमन डिफरेंस 0। बस में फिर देखो, अगर मैंने x को 5 ले लिया तो मोड 4 मीडियन 5। देखो 5 6 7 कुछ भी लोगे, इवन 8 भी लोगे तो आपका मीडियन ही वही पकड़ेगा जो आप x लोगे, क्योंकि x जो 8 से कम है, x 8 से कम है, ठीक है? जब x 8 से कम है ना, तो पहले 3 केस ले लो। कौन सा केस? 5 6 7 वाला। x की वैल्यू 5 6 7 लोगे वही मीडियन होगा। जो x यहां पे आएगा तो वही मीडियन होगा। अगर वो मीडियन होगा तो आपको एपी बनाना है। तो आपने 5 ले लिया, अगर मान लीजिए x को 5 ले लिया तो आपका मोड है 4, मीडियन हो जाएगा 5, यहां पे 5 आ जाएगा, तो मीन को होना पड़ेगा 6 एपी होने के लिए। मीन 6 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 6 नंबर का सम पहले से ही 50 है। 6 नंबर का सम पहले से ही 50 है, करेक्ट है? तो आपका जो एवरेज है वो पहले से ही पार कर चुका है, जो मीन है वो पहले से ही 6 पार कर चुका है, तो हो नहीं सकता। फिर एक सवाल आएगा कि सर मैं 4 ले लूं, पॉसिबल नहीं है। फिर एक सवाल आएगा सर मैं 3 ले लूं तो
x को 3 ले लूं 4 से भी कम, तो क्या होगा? तो उस केस में आपका मोड भी 4 रहेगा, मीडियन भी 4 हो जाएगा। जब आप 4 से कम लोगे ना, वैल्यू को x को 4 से भी कम ले लोगे, तो 4 इधर घसक जाएगा, क्योंकि आप वो जो एक्स्ट्रा टर्म कहां लाके रखोगे, यहां लाके रखोगे। मान लो 1 2 3 लिया तो x इधर आ जाएगा। जब x इधर आ जाएगा तो आपका मोड तो 4 बदल नहीं रहा, आपका मीडियन फिर से 4 हो जाएगा। तो आपका मीन को भी 4 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 1 2 3 पॉसिबल नहीं, x की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं, x की वैल्यू 5,7 पॉसिबल नहीं। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 पॉसिबल है, अगर वो 8 से कम है। 8 से ज्यादा है तो 34 पॉसिबल है। तो दो आंसर मेरे को 34 6 मिल गया। अगर तीसरा आंसर पॉसिबल है भी तो वैसा को हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक 34 है, एक 6 है, दोनों को जोड़ के 40 आंसर आ चुका है। अगर कोई और नंबर होता तो उसको ऐड करना मुश्किल होता। इसके लिए आप मुझे लाइव क्लास में मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन देख देख के हम बड़े हुए, है ना। इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में था कि कुछ चिल्ड्रन वगैरह अम्यूजमेंट पार्क। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इट्स नॉट अ वेन डायग्राम, थोड़ा सा अकल की जरूरत है। 3 तरह के राइड्स हैं। आप ये ना सोचो राइड्स कौन से हैं, जायंट व्हील है, रोलर कोस्टर है, टॉय ट्रेन है, मत सोचो। 85 चिल्ड्रन गए हैं अंदर, ठीक है। जरूरी तो नहीं कि वो एक एक राइड लेंगे, नहीं ना, ठीक है। तो एक वर्ड का मैं यहाँ पे आपके सामने जो है एक वर्ड लाता हूं, वो है नंबर ऑफ इंप्रेशंस। मैं इसको बड़ा पसंद करता हूं इस वर्ड को। ये क्या है आप समझिए। जैसे एक आदमी आपके YouTube चैनल को बार बार देख रहा है, तो क्या व्यू बढ़ेगा? व्यू बढ़ेगा। एक ही गाने को बार बार सुनोगे, व्यू बढ़ता है? जवाब क्या है? व्यू बढ़ता है। तो आप देखेंगे कुछ गाने, जैसे बच्चों के पोएम हो, या रिसेंटली गाना बहुत वायरल हुआ है जय श्री राम को लेकर के। कुछ गाने यूट्यूब में बार बार सुने जा रहे हैं, उसका व्यू अमेजिंगली हाई रहता है, वो इंप्रेशन की वजह से। यहां पे इंप्रेशन वर्ड में इस्तेमाल करूंगा, जितने टिकट्स बिके हैं। 85 बच्चे जब पार्क अंदर गए, एक बच्चा मान लो 3 टिकट कटाया है, 3 टिकट कटाया है, 3 तरह के वो राइड में बैठना चाहता है, तो इंप्रेशन होगा 3। सो नंबर ऑफ इंप्रेशन इज गोइंग टू बी मोर देन 85। करेक्ट है ना? एक बच्चा 2 झूले में चला, एक बच्चा एक झूले में चढ़ा, एक बच्चा 3 झूले में चढ़ा, एक बच्चा एक भी झूले में नहीं चढ़ा। ये हुआ इंप्रेशंस। तो 85 चिल्ड्रन, इंप्रेशंस कितना? इंप्रेशन आप देखोगे, हर एक राइड का कॉस्ट 10 रुपया है और 1450 खत्म हुआ है, तो इंप्रेशन आपका 145 है। यानी अगर आप बच्चों को भूल जाओ, उस पार्क में अगर 85 बच्चे हैं और ये तीनों जो राइड्स हैं, उनके बंदों के पास जाके तुम काउंटर में पूछोगे आपकी टिकट कितनी बिकी है, तीनों का सम निकालोगे, तो 145 आएगा। यही है इंप्रेशन। 85 बच्चों ने 145 टिकट्स खरीदे, सिंपल। उसमें से 20 ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 टिकट कटाए हैं, लिखा हुआ है। 20 of them took all the 3 rides, यानी 60 impressions। फिर लिखा है 55 ऑफ देम टुक एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 राइड्स। ये आपको कंफ्यूज किया है। यहां पे कंफ्यूज हो जाओ तो कैट 24 की तैयारी शुरू कर दो। अगर ये लाइन आपको कंफ्यूज करती है कि 55 ऑफ देम टुक एटलीस्ट 2, 20 ऑफ देम टुक ऑल द 3 राइड्स, ये 20 उस 55 के अंदर घुसा हुआ है। 20 बच्चे 3 राइड लिए, 3-3 राइड लिए, और 55 बच्चे वो हैं जिन्होंने 2 राइड लिया है और 3 राइड लिया है, दोनों हैं। यानी अगर आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने तीनों राइड लिए, तो ये 20 है। और अगर आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने 2 राइड लिए, एग्जैक्टली 2 राइड लिए, तो इन दोनों का सम 55 है। यानी ये वाले बच्चे 35 है। 35 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 राइड लिए, तभी ये लाइन बनता है 55 वाला। इस लाइन को 2-3 बार पढ़ना, वीडियो पॉज करके। 35 इंटू 2 70, करेक्ट है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1 राइड लिया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 0 राइड लिया। तो 0 राइड वाले का तो यहाँ इंप्रेशन 0 होगा। 60 प्लस 70 कितना? 130। तो ये 15 होना चाहिए, ये 15 होगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। यानी ऐसे 15 बच्चे थे जिन्होंने 1 राइड लिए। 20 चिल्ड्रेन 3 राइड्स, 35 चिल्ड्रेन 2 राइड्स, ये दोनों क्वेश्चन में दिया था। 15 चिल्ड्रेन 1 राइड, ये हमने भी निकाला। इन तीनों का सम निकालोगे तो
70 आएगा। तो 15 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक भी राइड नहीं लिया। पूछा क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन ट्राई एग्जैक्टली वन राइड, 15 चिल्ड्रन। 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वन राइड लिया है, और 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी राइड नहीं लिया है। अगर दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएं तो इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली वेन डायग्राम के नहीं है, लेकिन ये कौन से टॉपिक है पता नहीं, पर मार्केट में बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके आप जाएं 9 फरवरी को। कंसिडर 5 पॉइंट्स कंप्राइजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। 5 पॉइंट है कंप्राइजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, काउंट कर लेना इसको। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इच डायगोनल। अच्छा, इसको भी ले लिया, ठीक है। इसका तो आंसर हम लोग का से रटा हुआ है फिर भी। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग, तो ये एक आपको लो हैंगिंग फ्रूट दिया है। बहुत सारे मेथड्स हैं, और कहीं कहीं देखोगे किताबों में तो वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया हुआ आता है कि 5 पॉइंट है तो 5 से 3, दैट इज 10 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, पर ये आंसर होएगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ट्रायंगल्स जो हैं वो बनेंगे नहीं, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाते हैं इसलिए, है ना। तो ऐसे दो मामले होंगे, ऐसे दो केसेस होंगे जहां पे 3 पॉइंट आपको ट्रायंगल नहीं बनाएगा, तो 10 - 2 8 आंसर आता है। वरना बच्चे इसको काउंट कर लेते हैं यार, इसको बच्चे काउंट करते हैं, और आपने भी काउंट ही करा होगा, ABCD और O नाम रखो। तो आप देखोगे ADC एक ट्रायंगल है, बड़ा वाला देखोगे। वैसे आपका ABC एक ट्रायंगल है ना। वैसे आप देखोगे DBC एक ट्रायंगल है, ठीक है। वैसे आप देखोगे ADB एक ट्रायंगल है। 4 ट्रायंगल तो ये बड़ा वाला बन गया, फिर छोटे 4 ट्रायंगल दिखाई देते हैं। तो ऐसे 8 ट्रायंगल हैं, वो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। दिस वाज फ्रॉम द रेशियो पार्ट। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर आर यूज्ड इन द रेशियो 4:3। एक पेंटिंग है, यू कैन अंडरस्टैंड, एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग में इसके ऑप्शन बड़े अच्छे थे। उस पेंटिंग में ब्लू और येलो कलर का इस्तेमाल हुआ है 4:3 के रेशियो में, एक पेंटिंग के अंदर। फिर इस पेंटिंग को दो हिस्सों में जिक्र किया कि अपर हाफ में ब्लू और येलो का रेशियो 2:3 है, लोअर हाफ में कितना हो, यहां का रेशियो पूछा है, ताकि टोटल 4:3 हो जाए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग जो है टीचर लोग हैं, वो एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं कि भैया ये 4+3 है, 4+3 आपका 7 हुआ, ये 2+3 आपका 5 हुआ, 7 5 जो है 35। तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो दिस विल बी लाइक 14:21, ब्लू और येलो। ठीक है, 14 + 21 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो यहां भी 35 होना चाहिए, तो इसको 70 करना पड़ेगा। 70 के लिए इसको कर दो आप 40:30, ये टोटल आपका, ठीक है, ब्लू और येलो टोटल खर्च हुआ है। ओके, 40 - 14 = 26, 30 - 21 = 9। ठीक है, बच्चे मुझे फोन करेंगे, सर आपकी बात समझ में मुझे नहीं आई, कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लें कि जो टोटल पेंटिंग है उसमें रेशियो 4:3 का है, तो 4 + 3 7 हो गया। इधर जो अपर हाफ है वो 2:3 का है उसका सम 5 हो गया। 7 5 का एलसीएम 35 हो गया। 35 लेने से मामला बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक तो कह रहा है अपर हाफ का और एक कह रहा है टोटल का। तो अगर आप अपर हाफ को 35 ले लोगे कि 35 यूनिट कलर का इस्तेमाल हुआ, तो टोटल पेंटिंग में तो उसका डबल इस्तेमाल हुआ है ना। बात समझ आई? ठीक है, तो जब अपर हाफ को 2:3 लिखा मैंने और 7 से मल्टीप्लाई करके 14:21 लिखा, तो 14 और 21 का सम कितना हो गया, 35 हो गया। और ये 35 अगर अपर हाफ में है तो लोअर हाफ में भी 35 होगा। इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ 70 होगा। इस 70 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 40 और 30 होएगा। ठीक है, फोन नंबर दिया हुआ है, फोन कर लेना मेरे को। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ओ भैया रेगुलर पॉलीगन की दुनिया में एक फॉर्मूला है। बच्चों के पास वक्त कहाँ है कॉन्सेप्ट समझने का। रेगुलर पॉलीगन की दुनिया में एक फॉर्मूला है जो आपने ट्राइंगल में ही पढ़ा होगा।
ये दुनिया के वो सारे पॉलीगन में फिट हो सकता है जहां पर सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड। तो ये रेगुलर पॉलीगन का है कि नहीं है, ट्राइंगल में लगेगा, कहां लगेगा, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको इन सर्कल मिल सकता है वहां पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ दैट पॉलीगन, एरिया जो होगा वो r which is in radius, I don't know if you know this in radius क्या होता है, into सेमी सर्कल यानी पेरीमीटर बाई 2। बड़ा खूबसूरत प्रूफ है, बहुत खूबसूरत प्रूफ है इसका, आप मौका दें तो पढ़ाएं। ठीक है, तो इन रेडियस इंटू पेरीमीटर बाई 2। अब इस सवाल में हिंट खुद दे दिया था वो इन रेडियस बोल करके। वो कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड x है, साइड का लेंथ ऑफ साइड x है, लेकिन आपने ये तो पता है नहीं, क्या पता नहीं भैया कि कितने साइड्स हैं? तो नंबर ऑफ साइड मान लो n है। आपको तो पता नहीं है ना कि हेक्सागन है, पेंटागन है, डेकागन है, पता है नहीं। तो लेंथ ऑफ साइड x मान लिया, नंबर ऑफ साइड n मान लिया, तो बताओ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा x इंटू एन। तो बताओ सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? xn बाई 2। ओके, अब क्या करें सर? अब ये फॉर्मूला है आपके पास एरिया वाला, एरिया कितना है? 10x है, तो 10x इज इक्वल टू इन रेडियस r इंटू nx by 2. So x will get cancelled and you will receive a very childish equation nr is equal to 20. बस क्वेश्चन बनाने वाले ने बना दिया, कहीं मार्केट में मिल गया होगा चलते फिरते क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन है। अब रेडियस को रखना है इंटीजर में, तो एन आर इज इक्वल टू 20, तो अब ये वाला हम लोग चले नंबर सिस्टम में। ट्वेंटी के बस इतने ही फैक्टर है और कुछ मिस हो रहा है ना? 1 2 4 5 बस इतना ही है। हाँ आगे चल सकते हैं, जैसे कि मान लो 10 इंटू 2 कर सकते हो, 20 इंटू 1 कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना ये है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 6 में से क्या सारे एक्सेप्टेबल हैं ये देखना है। बस ध्यान रखना कि n की जो वैल्यू है ना वो कम से कम 3 हो। n जो है नंबर ऑफ साइड है पॉलीगन में, कम से कम ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल रेगुलर पॉलीगन है, या स्क्वायर हो। दो साइड लेके कौन सा पॉलीगन बनाओगे इस दुनिया में? तो शायद मुझे लगता है ये वाला केस अगर मैं इसको n मानूं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। बाकी ये एक्सेप्टेबल लगता है मुझे, ये एक्सेप्टेबल लगता है, ये भी एक्सेप्टेबल लगता है। n20 ले लूं तो क्या r 1 नहीं हो सकता? n20 ले लूं, रेगुलर पॉलीगन है, साइड x है, इन रेडियस 1 है, 1 यूनिट है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना। 5 ऑप्शंस मेरे हिसाब से 5 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, अगर कहीं पे गड़बड़ी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर लें, नंबर दे रखा है यूट्यूब और क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, आप आराम से मुझे फोन करें, बात करें, और मैं देखता हूँ कितनी क्लासेस अभी 4-5 दिन में ली जा सकें ताकि आप 9 फरवरी के एग्जाम जो है इत्मीनान से दें। थैंक यू।